नमस्कार। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास और दिलचस्प शो, आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। इसमें हम इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, आर्बिट्राज फंड जैसे तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले इन्वेस्टमेंट आदतों को लेकर सेबी का एक बड़ा ही दिलचस्प सर्वे आया था। इसके मुताबिक करीब 80% लोग कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं। एफडी उनकी पहली पसंद है। इक्विटी में महज 9.5% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोगों की इस आदत को देखते हुए आप मार्केट के स्कोप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी देश का डेट मार्केट काफ़ी मैच्योर हो रहा है। विदेशी निवेशकों के लिए इसका खोला जाना एक बड़ा पॉजिटिव है। इससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें निवेश करना काफ़ी आसान है। ये सेफ भी होते हैं और टैक्स एफिशिएंट भी, और एफडी से थोड़े बेहतर रिटर्न्स भी देते हैं। इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को डेट मार्केट के बारे में जागरूक करें। हमारे साथ इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स, और आज हमारे साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम हेड देवांग शाह जुड़ेंगे। देवांग जी, नमस्कार। सबसे पहले तो शो में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताया जाए कि डेट म्यूचुअल फंड होते कैसे हैं, किस तरीके के होते हैं, और इनमें इक्विटी के मुकाबले क्या फ़र्क होते हैं। तो जैसे आपने एक्चुअली जो स्टडी एक्सप्लेन करी है कि इन्वेस्टर्स को आज भी काफी कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। सो अगर आप बताएंगे, सेबी ने बहुत अच्छा एक काम करा हुआ है। सेबी ने कैटेगरी के हिसाब से 16 कैटेगरी म्यूचुअल फंड की डेट साइड पे एक्सप्लेन करी गई है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, जैसे आपका 1 दिन का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका 30 दिन का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका 1 साल का है, 3 साल, 10 साल, 30 साल। सो डिपेंडिंग ऑन आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, सेबी ने कैटेगरीज ऑफ फंड डिसाइड करी हुई है और उसके हिसाब से देर आर लॉट बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे उसमें रिस्क कितना रहता है, आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, क्या तरीके के इन्वेस्टमेंट एसेट्स स्पेसिफिक स्कीम ओन करेगी। सो कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से काफी चीजें सिंप्लीफाई करी गई है। आज के दिन में अगर आप मुझे पूछेंगे, सो अगर निवेश करना है आपको 5 दिन या 10 दिन के लिए, जो जनरली इन्वेस्टर्स अपने सेविंग्स अकाउंट बैलेंस में पैसा रखते हैं, उसके सामने लिक्विड फंड तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर किसी को 1-2 साल का निवेश करना है, जिसके सामने अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बजाय शॉर्ट टर्म फंड्स यूज करे जा सकते हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कैटेगरीज ऑफ फंड डिफाइंड है, और उसके फंड के अंदर जो भी एसेट क्लास है, उसमें भी हम लोग काफी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके। चलिए, तो एक काम करते हैं, कुछ देर में हम आपके फंड की डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन अब इस करंट एनवायरनमेंट में बात करते हैं इंडियन डेट फंड्स की। और सबसे पहले तो ये समझें कि जो इन्फ्लेशन है या जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं, जिनकी हम लगातार चर्चा करते हैं, ये फैक्टर्स कैसे इस समय इंडियन डेट फंड्स के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस समय डेट फंड्स में अगर आप इस करंट एनवायरनमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो किस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। सो जैसे आपने बोला कि जनरली डेट फंड्स की जो डायरेक्शन रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन आता है, वो दो या तीन चीज पे इम्पैक्ट करते हैं। एक तो पहले कि इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन कैसी है। अभी अगर आपने लास्ट पॉलिसी देखी हो तो गवर्नर साहब ने क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों डायनामिक्स नीचे दिख रहे हैं। अगर हम 1 साल आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन करेंगे और हम 1 साल आगे का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो जून पॉलिसी में आरबीआई को दिख रहा था कि थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही थी ग्रोथ के बारे में, थोड़ी इन्फ्लेशन में अपसाइड दिख रही थी, जीएसटी कट्स के बाद इन्फ्लेशन का जो अभी प्रोजेक्शन है 1 साल बाद का, वो 40 से 50 बेसिस नीचे है। FY 27 का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो पहले 5% के आसपास था, अभी 4-4.5 के बीच में है। सेकेंडली ग्रोथ, बिकॉज टैरिफ रेट अभी भी इंडिया पे हायर है, और टैरिफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा इंडिया के ग्रोथ पे मार हो सकता है। वो ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो पहले 6.5 के ऊपर था, अभी हमारे हिसाब से FY 27 का ग्रोथ प्रोजेक्शन 6-6.25 के बीच में रहेगा। इसके हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स के हिसाब से हमारी संभावना, हमारा व्यू ऐसा है कि यहाँ से 50 बेसिस का रेट कट हो सकता है बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी पॉलिसी। हमारी व्यू है दिसंबर पॉलिसी में 25 बेसिस का रेट कट होगा,
और फेब पॉलिसी में अगर ये टैरिफ रेट कंटिन्यू रहा, अगर 50% पे जो अभी चल रहा है इंडिया पे, अगर वो कंटिन्यू रहा, सो और एक रेट कट की संभावना है। पैरेलली ग्लोबली ऑल्सो फेड ने एक डायरेक्शन दे दिया है, बिकॉज वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा काफी कमजोर दिख रहा है और ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स भी थोड़े, जो यूएस के डेटा है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ। उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ग्लोबल रेट्स भी थोड़े नीचे जा सकते हैं। फेड रेट कट्स अराउंड 2 या 3 फेड रेट कट्स डिलीवर हो सकते हैं अगले 6 महीने में। सो फॉर बॉन्ड मार्केट्स पर्सपेक्टिव, लोकल सेंट्रल बैंकर रेट कट्स और फेड रेट कट्स दोनों काम कर सकते हैं, जिससे फंड्स में थोड़ी कैपिटल गेन्स और थोड़े अच्छे रिटर्न की संभावना हो सकती है। बात आपने बिल्कुल सही कही। इसमें मैं आपसे, सिंस आपने आरबीआई पॉलिसी की बात की, उसका पूरा स्नैपशॉट आपने डिस्कस करा, उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि हम पॉज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक जो हमने रेट कट्स किए थे वो हमें सिस्टम में उतना ट्रांसमिशन दिखा नहीं है उसका। वो बॉन्ड मार्केट के रिटर्न्स को या डेट मार्केट के रिटर्न्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और उसमें क्या इन्वेस्टर्स उसके हिसाब से टाइम कर सकते हैं उसको? तो सी हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स की बात करी थी वो जनरली ज्यादा लेंडिंग रेट्स के लिए थी। और जो जैसे आम आदमी को जब वो बोरोइंग करने जाता है, जो घर खरीदने जाते हैं उसके लिए लोन ले रहा है, या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तभी उनके लिए लोन लिए जाते हैं, तो वो लोन्स में जो रेट कट्स हुए, आरबीआई ने ऑलमोस्ट 100 बेसिस के रेट कट करे हुए हैं। लेकिन वो जो ट्रांसमिशन अभी तक हुआ है वो समवेयर 60 to 70, 60 से 70 बेसिस के बीच में ट्रांसमिशन हुआ है। सो आई थिंक आरबीआई को वो ट्रांसमिशन चाहिए। अगर आप कैपिटल मार्केट्स देखेंगे, सो 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड देख लीजिए, या 1 साल का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल पेपर देख लीजिए, जो कॉर्पोरेट्स बोरो करते रहते हैं, वो एक्चुअली 100 बेसिस से नीचे आ चुके हैं। सो ट्रांसमिशन कैपिटल मार्केट्स में काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन जो बैंक साइड से है वो थोड़े कम हुए हैं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक गवर्नर साहब का ऐसा मानना था कि ये क्वार्टर में जब वो सीआरआर कट्स भी डिलीवर कर रहे हैं, अभी तक सीआरआर कट्स जो उन्होंने जून पॉलिसी में अनाउंस करे थे वो हो रहे हैं। उन्होंने 100 बेसिस के सीआरआर कट डिलीवर करे हैं, 25-25-50 बेसिस की लिक्विडिटी सिस्टम में आ चुकी है। बाकी 50 बेसिस की लिक्विडिटी विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.25 लाख करोड़, वो इस 2 महीने में आएंगी। सो हमारा व्यू ऐसा है कि जब वो लिक्विडिटी आ जाएगी, ट्रांसमिशन रेट्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, दिसंबर ऑनवर्ड्स आरबीआई देख सकता है और एक रेट कट डिलीवर करने के लिए, अगर मैक्रो माहौल सिमिलर रहा। बिल्कुल। तो इस करंट एनवायरनमेंट में फिर किस तरीके के डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए? शॉर्ट टर्म में, मतलब 90 डेज वाले, या मीडियम टर्म में 1 to 3 ईयर वाले, या आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के फंड्स चुनने चाहिए? सो हमारा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स जो फिक्स्ड इनकम में रहते हैं वो जनरली 3 प्रकार के रहते हैं। एक जो पार्किंग सोल्यूशंस देखते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय पार्किंग सोल्यूशंस? पार्किंग सोल्यूशन ऐसा रहता है जिनका इन्वेस्टमेंट का जो दरिया रहता है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो काफी छोटा रहता है, विच इज वो लोग को लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है 3 महीने 6 महीने के हिसाब से। तो जनरली ये कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको मनी मार्केट सोल्यूशंस, और जैसे आपने बताया वेरी शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका ड्यूरेशन जनरली 90 दिन से 1 साल के बीच में रहेंगे। सेबी ने, एज आई टोल्ड यू, बहुत अच्छी कैटेगराइजेशन करी है। अगर मुझे आप एक प्रोडक्ट पूछेंगे तो मनी मार्केट फंड बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन्वेस्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी जो कैटेगरी इन्वेस्टर्स में रहती है वो जो व्यू बेस्ड रहती है, जिसके आप लोग इंटरेस्ट रेट का जो कट होंगे उसका फायदा लेना चाहते हैं, हमारा व्यू ऐसा है, उसके लिए 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टर प्लस मैक्रो इकोनॉमिक माहौल को देख के, नजरिए में देख के, हमें लगता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और इनकम प्लस आर्बिट्राज, एक नई कैटेगरी चालू हुई है, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, जिसमें अगर इन्वेस्टर ने 2 साल निवेश किया तो उसका जो टैक्स रेट है वो 12.5% रहता है। सो अगर इन्वेस्टर का मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जो इन्वेस्टर डेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट डेट फंड जो रेट कट्स के हिसाब से फायदा होगा, और अगर उनका निवेश पीरियड 2 साल से ज्यादा है, सो इनकम प्लस आर्बिट्राज, जहां पे उनको डेट लाइक रिटर्न्स मिलेंगे
और उनको टैक्सेशन की एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन मिलेंगे। ट्रस्ट फंड की बात की आपने, इसकी बात कर लेते हैं फिर। थोड़ा सा निवेशकों को बताइए कि इसमें कितना इक्विटी होता है, कितना डेट होता है, और टैक्स बेनिफिट इसमें किस तरीके से काम करते हैं। इक्विटी वाला टैक्स लगता है, डेट वाला टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? अगर ये थोड़े से और अगर आप फैक्टर्स बता सकें इसमें। सो लास्ट ईयर फाइनेंस बिल ने एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि जैसे म्यूचुअल फंड में तीन कैटेगरी रहते हैं। एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें अगर आपने 12 महीने इन्वेस्ट किया तो आपका जो टैक्स रेट है वो 12.5% है। सेकेंड कैटेगरी रहता है जो वो डेट कैटेगरीज रहता है। डेट कैटेगरीज जैसे जिसमें मोर देन 65% हमेशा डेट में इन्वेस्टमेंट रहती है। जो ट्रेडिशनल डेट फंड है, जैसे आपने बात करी ओवरनाइट, लिक्विड, कॉर्पोरेट डेट, शॉर्ट टर्म फंड, ये सारे डेट कैटेगरीज फंड है। उसमें आपका टैक्स रेट मार्जिनल है, उसमें कोई होल्डिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्ट करिए, कभी भी पैसा निकालिए, उसमें आपका टैक्स रेट जो इन्वेस्टर का मार्जिनल टैक्स रेट है वो लगेगा। तीसरी कैटेगरी है जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, जिसमें जिसमें इनकम प्लस आर्बिट्राज फॉल करता है। वो कैटेगरी हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी कैटेगरी है, जो डेट इन्वेस्टर्स है। इसका प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट ऐसा है जिसमें आप 65 रुपीज ऑफ द फंड, आप 65% ऑफ द फंड आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी 35% जो है आप आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी में नहीं होगा, इसमें इक्विटी की इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगी। आर्बिट्राज जो डेट लाइक रिटर्न देता है उसमें 35% की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये फंड आप 65-35 में रखते हैं, रेशियो में रखते हैं, 65% डेट, 35% आर्बिट्राज, और अगर आपकी निवेश पीरियड 2 साल के ऊपर की है तो उसमें टैक्स रेट 12.5% लगेगा। सो ये कैटेगरी जो फाइनेंस बिल ने लास्ट ईयर शुरू करी है, और सेबी ने उसके बाद बहुत सारे फंड्स ने उसमें एनएफओज, नए फंड लॉन्च करे हुए हैं। ये कैटेगरी हमारे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेट इन्वेस्टर्स के लिए गोइंग अहेड। और जिसका निवेश पीरियड 2 साल के ऊपर है उनको डेट लाइक रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन जो उनको टैक्सेशन रेट रहेगा वो 12.5% रहेगा, विच इज सिमिलर टू एन इक्विटी फंड। 12% विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन? दिस इज सर विदाउट, अभी इंडेक्सेशन का कोई रोल रहा ही नहीं है। सो ओके। इंडेक्सेशन कोई बेनिफिट नहीं है, इनको फ्लैट 12.5% टैक्स कटेगा। और ये इसमें 65 और 35 एक आप फिक्स्ड है या फिर इसको चेंज कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से? ये आपने एक एग्जांपल के तौर पे बोला है। सर जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन है वो 65% डेट है और 35% आर्बिट्राज है। आप 5-10% आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि डेट में इंटरेस्ट रेट हाइक्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, तो आपका डेट का परसेंटेज थोड़ा कम जाके 50-55% रह सकता है, और उस टाइम पे आर्बिट्राज 40-45% दे सकता है। जनरली आर्बिट्राज इज ऑलरेडी बहुत अच्छा एक टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है, जिसमें अगर आप 12 महीने के बाद इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको इक्विटी टाइप 12.5 का टैक्सेशन है। बट हमें क्या लगता है कि आज का माहौल, मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें अभी भी रेट कट्स बाकी है। सेकेंडली, ट्रांसमिशन के लिए आरबीआई गवर्नर, और अगर आप उनकी एक्शंस देखेंगे, उन्होंने बहुत सारी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करी हुई है। जब माहौल में रेट कट्स रहते हैं और भरपूर लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में रहती है, जनरली डेट फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं आर्बिट्राज फंड को। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन इन्वेस्टर का 1 साल से ज्यादा है तो जनरली वो 2 साल तक रुक जाते हैं। जिसका 2 साल से बेटर इन्वेस्टमेंट होराइजन है और लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उन उन इन्वेस्टर्स के लिए इनकम प्लस आर्बिट्राज एक बहुत अच्छा डेट सोल्यूशन है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपने कहा कि इसमें जो आर्बिट्राज फंड हैं उनके कई बार रिटर्न्स थोड़े से बेटर होते हैं, टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं, लेकिन आपने कहा कि ये डेट लाइक ही होते हैं। तो इसमें एक प्योर डेट फंड में और फिर आर्बिट्राज फंड में फ़र्क क्या होता है? क्या वो जो 65% और 35% हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न ही जनरेट करेंगे, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए आपने ऐसे कर दिया, या फिर उनके रिटर्न्स प्रोफाइल भी अलग अलग हो सकते हैं? सो सी डेट फंड्स के रिटर्न जो रहते हैं वो जनरली एप्लीकेबल, जैसे आपने बताया भी, वो मार्केट लिंक्ड रहते हैं। और उनमें मार्केट में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं जो डेट रिटर्न्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, एक चीज होती है। और जो डिपेंडेंट रहते हैं डेट फंड्स की परफॉर्मेंस के लिए, एक चीज है जो इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसी रहेगी, दूसरी चीज है कि बैंकिंग लिक्विडिटी कैसी रहेगी इस माहौल के हिसाब से, और ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट करेंसी और रुपये को भी इंपैक्ट करता है। सो ये तीनों चीजें हैं वो डेट फंड के रिटर्न को इंपैक्ट करती है। व्हेन इट कम्स टू आर्बिट्राज, आर्बिट्राज जनरली कैश और फ्यूचर मार्केट का जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रहता है उतना ही वो रिटर्न जनरली देते हैं।
हमने ट्रेडिशनली देखा हुआ है कि जब भी बैंकिंग लिक्विडिटी बहुत सरप्लस रहती है और जब बैंकिंग रेट कट का माहौल है, आर्बिट्राज के रिटर्न्स कम रहते हैं थोड़े, और उस टाइम पे डेट फंड्स थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं बिकॉज वो मार्केट लिंक रहते हैं। अगर रेट कट हो गया सो डेट फंड्स ड्यूरेशन बेनिफिट और लिक्विडिटी बेनिफिट के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि डेट इनकम प्लस आर्बिट्राज में कब निवेश करना चाहिए और आर्बिट्राज में कब निवेश करना चाहिए, हमारा व्यू ऐसा है, इनकम प्लस आर्बिट्राज जब भी आपको रेट कट या बैंकिंग लिक्विडिटी बहुत अच्छी लग रही हो तब आप इनकम प्लस आर्बिट्राज में निवेश करिए, और जब आपको रेट हाइक दिख रहे हो तब आप क्लियरली आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स जनरली लिक्विड फंड की तरह देते, मार्केट वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिक्विड फंड्स के आसपास रिटर्न्स दिया जाते हैं। ओके, अगर इसमें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी एंगल शामिल कर लें तो वहाँ पर किस एनवायरनमेंट में पैसा लगाना चाहिए और निवेशकों को यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा किस कंपनी के बॉन्ड में आप पैसा लगा रहे हैं। तो जो इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी हम लोग ने चालू करी है उसमें जनरली अगर आप देखेंगे तो जो भी एंड इट्स हमारे प्रोडक्ट देख लीजिए या आप हमारे पेयर्स के पोर्टफोलियोज देख लीजिए, सारे जनरली वो ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक क्रेडिट पर्सपेक्टिव, आपने जो बोला क्वालिटी पर्सपेक्टिव, या कभी कुछ बॉन्ड में जब निवेश करते हैं उनको जो क्रेडिट रिस्क का बहुत बड़ा डर लगता है, हमारा व्यू ऐसा है कि जनरली ये जो इन्वेस्टमेंट्स है लार्जली 80 to 100% ऑफ द डेट पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स इज जनरली इनटू गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सॉवरेन बॉन्ड्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत कम क्रेडिट रिस्क की संभावना लगती है। अगर क्रेडिट माहौल जैसा है आज के दिन में जहां पे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत अच्छी रही है, बैंकिंग अगर आप देखेंगे एनपीएस ऑल टाइम ऑलमोस्ट एक डिकेडल लो पे चल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में दिख रहा है, अगर आप एनबीएफसीज के एसेट क्वालिटी भी देखेंगे तो बहुत कम स्ट्रेस है। सो और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत कम लीवर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। तो मुझे जो क्रेडिट का माहौल करंटली दिखता है प्लस जो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्ट है जिसमें लार्ज पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स पीएसयू, पब्लिक फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स जो 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एसडीएल्स में, मुझे क्रेडिट रिस्क का बड़ा वहां पे वोलेटिलिटी और इन्वेस्टर्स को डर नहीं आना चाहिए। ओके, तो आपका एक्सेस म्यूचुअल फंड का भी इस में स्कीम है, एक ही स्कीम है या अलग अलग स्कीम है इसमें? अभी तक हमने जो लॉन्च करी है वो एक ही फंड है, एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड। जस्ट इन्वेस्टर्स के लिए जो मैं बताना चाहूंगा, ये कैटेगरी जैसे मैंने आपको समझाया, ये कैटेगरी जस्ट 6 महीने पहले 9 महीने पहले सेबी बिल से क्लैरिटी मिली थी, फाइनेंस बिल से, और सेबी ने फिर उनके बाद इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को लॉन्च करने दिए एज एन इंडस्ट्री। ये कैटेगरी का एयूएम जैन 2025 में कैटेगरी वाइज, आई नॉट टॉकिंग अबाउट अक्रॉस इंडस्ट्री, लेस देन 1000 करोड़ था। आज ये कैटेगरी का ईवीएम 25,000 करोड़ हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि यही कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है गोइंग अहेड फॉर, जिसको फिक्स्ड इनकम एलोकेशन करना है। सिर्फ एक चीज उनको याद रखनी चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है या दायरा है वो 2 साल मिनिमम होना चाहिए, सो दैट उनको वो टैक्स बेनिफिट किक इन। ओके, चलिए, एक सवाल मेरा रह गया यहाँ पर। हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स के मन में ये सवाल होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड हैं, जो डेट म्यूचुअल फंड हैं या जो इनकम आर्बिट्राज फंड्स जो हैं, इनका रिटर्न प्रोफाइल एफडी के मुकाबले कैसे कंपेयर करेगा? क्योंकि एफडी में तो आपको एक फिक्स, आपको पता है कि 3 साल के बाद मुझे इतना पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, उसमें से हर साल मुझे इतना टीडीएस देना होगा और उसके बाद जब 3 साल में मैच्योरिटी होगी तो मुझे इतना टैक्स और देना होगा और बाकी पैसा मेरा हो जाएगा मेरी इनकम के हिसाब से, मेरे स्लैब के हिसाब से। उसमें इसमें भी आप ये कुछ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि 3 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा? सो अनुज, सी एक्चुअली रिटर्न्स डायरेक्शन देना बहुत डिफिकल्ट रहता है कोई भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के हिसाब से, बिकॉज जो भी अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स का जो रिटर्न जनरेशन होता है वो मार्केट लिंक्ड रहता है, वो डिपेंडेंट होता है इंटरेस्ट रेट साइकिल पे, वो डिपेंडेंट होता है बैंकिंग लिक्विडिटी पे, वो डिपेंडेंट होता है कि करेंसी कैसे बिहेव होगी, क्या ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स रहेगी।
तो ये सारे पैरामीटर्स रिटर्न जनरेशन में काम आते हैं। बट अगर मैं आपको एक स्टडी बताऊंगा कि जैसे हम लोग ने एक स्टडी करी थी कि अगर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म फंड जैसे कैटेगरी और शॉर्ट टर्म इंडेक्स एज अ कैटेगरी ओवर द लास्ट 20 years, how the category has performed, okay, and comparing it with various traditional solutions. जो भी traditional solutions है इंडिया में, जैसे आपने बोला बहुत सारे solutions है, अगर हम उनका comparison करें, so अगर short term index का जो return था, it's actually 75% of the times it gives you similar or better returns than traditional solutions. So हमारा अंदाजा ऐसा है, अगर हम इनकम प्लस आर्बिट्राज में जो डेट पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स ये सारे कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे. सो लार्जली इफ मार्केट डायनामिक सिमिलर रही और अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है इन्वेस्टर का, ये रिटर्न्स काफी सिमिलर रहेंगे. सो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है इन्वेस्टर्स को कि एक, returns in mutual funds are always market linked, but longer term जो studies demonstrate करती है is that अगर आप short term corporate debt category में invest करते हैं और आपका निवेश पीरियड जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 2-3-4 साल से ज्यादा है, तो वो रिटर्न्स काफी सिमिलर है टू ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस. ये इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म इंडेक्स फंड के रिटर्न है हम लोग ने ट्रेडिशनल फंड सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर करे हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years. ओके, 2 year 3 year रिटर्न्स. एक आखिरी सवाल 30 सेकंड्स में अगर आप जवाब दे पाएं, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा इस फंड में? तो मार्केट वोलेटिलिटी ही एक रिस्क है मुझे अगर आप पूछेंगे तो. सो वो बड़ा रिस्क है. अदरवाइज आई डोंट सी एनी, बिकॉज ऑल म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स रहते हैं वो मार्केट लिंक्ड रहते हैं. तो म्यूचुअल मार्केट वोलेटिलिटी छोड़ के आई डोंट सी इमीडिएटली एनी कंसर्न्स और रिस्क्स. ऑलराइट, चलिए देवांग जी, मज़ा आया आपसे बात करके और एक अच्छी नई कैटेगरी के बारे में मुझे भी थोड़ा सा सीखने को मिला. तो थैंक यू सो मच उसके लिए. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, तो ये आज एपिसोड 1 पूरा हुआ CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो का, और अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे. तब तक आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.